Okay, so hello everyone, welcome back to my channel. So I hope you have already seen previous videos and now I'll be starting with the Indian Contract Act. Okay, this is the most important unit from examination point of view. So please understand it very carefully, and if you have any other doubts then do let me know in the comment section below. Okay, so let us start with the Indian Contract Act. Okay, let's start. Firstly, let us understand the importance of law of contract. Okay, why is law of contract important? बेसिकली देखो, हम ना अपने डेली लाइफ के मतलब डेली बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करते हैं, विद इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कोई भी गुड्स परचेज करे, ठीक है। अगर आपने कोई भी कार हायर परचेज पे ली, आपने बैंक की सर्विसेज परचेज करी है, तो ये क्या हो रहे हैं, आप बेसिकली इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर रहे हो, हमें पता भी नहीं होता कितने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हम डेली एंटर करते हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंट क्यों है हमारी लाइफ के अंदर? लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या करते हैं, एक लीगली बाइंड करते हैं रिलेशनशिप के अंदर पार्टीज को, ठीक है। जैसे कि दो पार्टीज हैं, अगर बाय चांस ए एंड बी दो पार्टीज हैं, ठीक है। ये दोनों पार्टीज के अंदर अगर कोई भी पार्टी, या तो ए या तो बी, ठीक है। पार्टीज कौन है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, ए और बी, ठीक है। अगर आगे जाके कभी भी ये दोनों पार्टीज कोई भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करती है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब कोई भी अपनी ऑब्लिगेशन कंप्लीट नहीं करती, ठीक है। कोई भी पार्टी धोखा करती है दूसरे के साथ, तो क्या होगा इस केस में, क्या होगा, जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, वो जो एग्रीव्ड पार्टी है जिसके साथ ब्रीच हुई है, वो जा सकती है कोर्ट में अपने उतना की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करने के लिए कहाँ जाएगी, वो कोर्ट ऑफ लॉ कोर्ट में जाएगी, ठीक है। तो इसलिए लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पावर देता है पार्टीज को कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करो, अगर कभी भी कोई ब्रीच होती है तो आप लॉ ऑफ कोर्ट में जाके अपने प्रॉब्लम को, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करा सकते हो, ठीक है। एंड नाउ बेसिकली वहाँ लॉ कॉन्ट्रैक्ट का मेन काम क्या है कि कोई भी जो ब्रीच होती है कॉन्ट्रैक्ट की, वो एड्रेस हो जाती है वहाँ पे जाने के बाद, ठीक है। सी, ऑलमोस्ट एवरी वन ऑफ अस एंटर्स इनटू अ नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। कभी अगर आपने गुड्स परचेज करे, कभी आपने कोई कार ली हायर परचेज पे, इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करते हो, ठीक है। वेदर एज बिजनेसमैन और अदरवाइज, ठीक है। हम किस में करते हैं, हम एंटर करते हैं इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर, ठीक है। एंड एज सच इट इज नेसेसरी फॉर अस टू फेमिलियराइज आवरसेल्व्स विद द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। आ जाओ, तो इसलिए दिस इज, आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम कर रहे हैं स्टार्ट द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है। The Indian Contract Act 1872 came into force with effect from 1st September 1872, ठीक है। Guys, try to learn these dates, ठीक है, बिकॉज यही आपके होता है, कुछ कुछ पॉइंटर्स होते हैं जो कि आपका जो पेपर है ना उसको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। ऐसी ऐसी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, डेट्स लर्न करो, केस लॉज के नाम लर्न करो, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सी, and the act recognizes freedoms of contract and the rights and duties created by the contract can be enforced by the court of law. मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर कभी भी दोनों पार्टी के बीच में कोई भी प्रॉब्लम आती है आगे जाके, तो दोनों कहाँ जा सकती है, दोनों जा सकती है कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, ठीक है। दिस एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव। मतलब क्या होता है एग्जॉस्टिव का? एग्जॉस्टिव का मतलब होता है फुल्ली कॉम्प्रिहेंसिव। मतलब कि अगर आपने ये वाला एक्ट पढ़ लिया, आपको सबकी नॉलेज मिल जाएगी कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। अगर आपने ये वाला एक्ट पढ़ लिया, आपको सबकी नॉलेज मिल जाएगी, कैसे कॉन्ट्रैक्ट बनता है, कैसे एनफोर्स होता है, सब कुछ नॉलेज मिल जाएगी। ऐसा होगा नहीं, दिस एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव, ठीक है। मतलब ये एक्ट फुल्ली कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, इस एक्ट में सब कुछ इंक्लूड नहीं करता, ठीक है। इट डज नॉट कवर ऑल द ब्रांचेस ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। अब ऐसा क्यों? देखो क्या होता है बेसिकली, इस एक्ट के अंदर जो जनरल प्रिंसिपल्स है ना लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के, वो तो है सेक्शन नंबर 1 to 75, लेकिन कुछ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, बेलमेंट एंड प्लेज एंड एजेंसी,
ये कहाँ पे मिलेंगे आपको? ये मिलेंगे सेक्शन नंबर 124 टू 238 के अंदर, ठीक है। अब देखो क्या था ना, पहले ये ना एक ही एक्ट था, इसमें से क्या हुआ, कुछ कुछ जो सेक्शंस थे ना उनको रिपील कर लिया है। रिपील मतलब इस एक्ट से निकाल के किसी और एक्ट में डाल दिया है। देखो जैसे क्या होता है, पहले तो सेक्शन नंबर 76 टू 123 थे, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट थे, ठीक है। लेकिन अब इन सेक्शंस को हमने डाल दिया है, रिपील कर लिया है और डाल दिया है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर, उनका अलग से एक एक्ट बना दिया है, ठीक है। सिमिलरली जो सेक्शंस थे 239 टू 266 इनको हमने रिपील कर लिया है और कहाँ पे डाल दिया है, इनको डाल दिया है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर, ठीक है। मतलब बढ़त एक ही एक्ट रहे हैं लेकिन उसको डिवाइड कर दिया है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर, पार्टनरशिप एक्ट के अंदर, ठीक है, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर। तो ये है, ठीक है। इसलिए ये वाला एक्ट क्या है, एग्जॉस्टिव नहीं है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज एग्जॉस्टिव, एक्सप्लेन। तो आप बोलोगे दिस एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव, फिर आगे पूरी एक्सप्लेनेशन आएगी ये वाली, ठीक है। अब इट डज नॉट ओवरराइड यूसेज और कस्टम ऑफ ट्रेड, मतलब क्या हुआ इसका, ओवर मतलब ओवर रूल नहीं करता कोई भी प्रोविजंस को, ठीक है। देखो नथिंग हियर इन कंटेन्ड शैल अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ एनी स्टैट्यूट, स्टैट्यूट मतलब एक्ट और रेगुलेशन नॉट हियर बाय एक्सप्रेसली रिपील्ड नॉट यूसेज और कस्टम ऑफ ट्रेड नॉट एनी इंसिडेंट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट नॉट इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। बेसिकली ये कह रहा है कि जो आपके होते हैं ना कि यूसेज और कस्टम ऑफ ट्रेड, मतलब जैसे क्या होता है, अगर दो पार्टीज है ए एंड बी, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर दिया है, ए ने दी है सर्विसेज बी को, अब बी की क्या ऑब्लिगेशन है, बी को पे करनी पड़ेगा अमाउंट जो भी उनके बीच में डिसाइड हुआ था, ठीक है। अब क्या होगा, अगर लेट्स सपोज ये वाला एक्ट कहता है कि अगर ए ने दे दी सर्विसेज, बी को पे करने की जरूरत नहीं है, तो क्या ये जो है ये तो गलत हो गया ना। तो नॉर्मल यूसेज ही ये कहता है कि अगर आपने सर्विसेज किसी से ली है आपको उसके बदले में पे करना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो ये क्या है, अगर कुछ ऐसा दिया हुआ है इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जो कि ओवर रूल करता है यूसेज और कस्टम ऑफ ट्रेड, उसको आपको ध्यान में नहीं देना है, ठीक है। मतलब कस्टम और यूसेज ऑफ ट्रेड जो है ना, यूसेज एंड कस्टम्स ऑफ ट्रेड जो है ना, वो ओवर रूल करेगा दिस एक्ट, ठीक है। बेसिकली वो ये कह रहा है, ध्यान से बढ़ो, ठीक है। नॉर यूसेज और कस्टम ऑफ ट्रेड नॉर एनी इंसिडेंट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट नॉट इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, ठीक है। अ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स राइट इन पर्सनम which can be enforced against a party on whom legal obligations to do or not to do a definite act is imposed। अब मतलब क्या होता है, देखो बेसिकली दो टाइप के राइट्स होते हैं, राइट इन पर्सनम एंड राइट इन रेम। अब वो क्या होता है, मैं लिख देती हूँ, राइट इन पर्सनम एंड राइट इन रेम, ठीक है। अब इनका मतलब क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है, राइट इन पर्सनम, इसमें क्या समझ में आ रहा है, पर्सन समझ में आ रहा है, राइट इन पर्सनम मतलब राइट अगेंस्ट अ पर्सन, ठीक है। इसमें क्या आ रहा है, राइट इन रेम, ठीक है। अब देखो मतलब क्या होता है, राइट इन पर्सनम का मतलब होता है ये राइट जो है आपको अवेलेबल है एक पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, एक पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट। और राइट इन रेम क्या है, पूरे ग्लोब के लोगों के आसपास आपको जो है ना, मतलब बेसिकली देखो ये मतलब होता है राइट इन पर्सनम मतलब ड्यूटी इम्पोज्ड अपॉन अ पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है। सिर्फ एक पर्सन के ऊपर इम्पोज कर सकते हो ये ड्यूटी। राइट इन रेम का मतलब क्या होता है, जो ड्यूटी है ये इम्पोज कर सकते हो पर्सन्स इन जनरल, ठीक है। मतलब एग्जाम्पल समझते हैं इसको, ठीक है। जैसे कि फिर से वही हमारा एग्जाम्पल, ए एंड बी दो पार्टीज थी, ठीक है। ए ने क्या किया है, लैंड सेल करा है अपना बी को, ठीक है। अब ये क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ए एंड बी के बीच में। अब अगर कोई भी दिक्कत होती है इन पार्टीज को तो ये कर सकते हैं एक पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट अपनी कंप्लेंट को लॉन्च कर सकते हैं,
ठीक है, मतलब इनके पास खाली एक पर्सन के अगेंस्ट राइट अवेलेबल है, उसको आप बोलेंगे राइट इन पर्सनम। मतलब अगर एक पर्सन के अगेंस्ट आपको मिलता है राइट, उसको बोलते हैं राइट इन पर्सनम। अब राइट इन का मतलब क्या होता है, अगर मैंने कोई भी कार परचेज करी है, ठीक है, अब मैंने कार परचेज करी है तो मेरे पास एक कार के राइट्स है अगेंस्ट दी एंटायर वर्ल्ड। कोई भी मेरी कार को आके यूज नहीं कर सकता बिना मेरी परमिशन के, कोई मेरी कार को टच नहीं कर सकता बिना मेरी परमिशन के, क्योंकि क्या है, मेरे पास राइट इन देम है, राइट अगेंस्ट दी एंटायर वर्ल्ड। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। राइट इन पर्सनम में राइट होता है क्रिएट, पर्सनल राइट्स बोलते हैं। राइट इन पर्सनम में पर्सनल राइट्स क्रिएट होते हैं, राइट इन रेम में रियल राइट्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, पर्सनल क्यों, क्योंकि पर्सन के अगेंस्ट अवेलेबल होगा राइट्स आपको। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर एंड नाउ लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। Okay, so now definition of contract. Now, what is a contract? See, guys, contract is made up of two elements. One is an agreement, second is legal obligation. ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट के दो पार्ट्स होते हैं, एग्रीमेंट प्लस लीगल ऑब्लिगेशन। एंड अग्रीमेंट कैसे बनता है, ऑफर और प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर। ठीक है, अब देखो सेक्शन नंबर 2H क्या कहता है, ऑफ इंडिया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिफाइंस अ कॉन्ट्रैक्ट एज एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। सी गाइस, दीज सेक्शंस आर इम्पॉर्टेंट। अगर बाय चांस आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट, ऑल्सो स्टेट द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, आपको लिखनी पड़ेगी डेफिनेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब डेफिनेशन में क्या लिखोगे, अगर लिखते हो ना एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, बहुत सिंपल सा लगता है। अगर आप लिखते हो अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 2H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिफाइंस अ कॉन्ट्रैक्ट एज फॉलोज। ठीक है, इससे चांसेस है कि आपका जो पेपर है वो आउट ऑफ द क्राउड होगा एंड आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर एंड नेक्स्ट, एन अग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय लॉ। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक अग्रीमेंट है जो कि इनफोर्सिएबल होता है बाय लॉ। इट क्रिएट्स अ लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशन बिटवीन टू और मोर पार्टीज। कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट एक लीगली बाइंड करता है पार्टीज को ऑब्लिगेशन के अंदर। जैसे कि अगर कोई भी किसी भी पार्टी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, दूसरी पार्टी के पास, जो अग्रीव पार्टी है उसके पास ये रेमेडी अवेलेबल है कि वो जा सकती है कोर्ट के अंदर अपना जो है ना मैटर को रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है, इट इज ऑल्सो एसेंशियल दैट लीगल ऑब्लिगेशन मस्ट अराइज आउट ऑफ एन अग्रीमेंट। ओके, नाउ दीज टू एलिमेंट्स आर डिस्कस्ड बिलो। अब अग्रीमेंट क्या है और लीगल ऑब्लिगेशन क्या है। एग्रीमेंट क्या होता है, देखिए सेक्शन नंबर 2E क्या कहता है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन अग्रीमेंट। ठीक है, सेक्शन नंबर 2H पहले कहता था कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, 2E कहता है अग्रीमेंट के बारे में। ठीक है, एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज नोन एज एन अग्रीमेंट। देखो अग्रीमेंट कैसे बनता है, ऑफर और प्रपोजल। ठीक है, दीज टू वर्ड्स कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली, बट इनमें बहुत एक थिन लाइन का डिफरेंस है। वो ये है कि जब आप बोलते हो ना ऑफर, मतलब कि आपके पास कुछ देने के लिए है, यू हैव समथिंग टू ऑफर टू द अदर पर्सन। ठीक है, जबकि ये क्या होता है, प्रपोजल मतलब क्या होता है कि प्रपोजल ऑफन वॉन्ट्स दैट यू वॉन्ट समथिंग फ्रॉम द अदर पर्सन। ठीक है, प्रपोजल ऑफन वॉन्ट्स समथिंग फ्रॉम द अदर पर्सन, मतलब बहुत थिन लाइन का डिफरेंस है, बट यू कैन यूज एन इंटरचेंजेबल। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल देखते हैं। अगर ए ने एक ऑफर दी है टू सेल हिज कार फॉर 1,50,000 टू बी। ठीक है, इसके अंदर ऑफर किसने दी है, ए ने ऑफर दी है। अगर ए ने ऑफर दी है बी को, मतलब एक्सेप्टेंस कौन देगा, एक्सेप्टेंस देगा बी, क्योंकि बी को मिली है ऑफर। एक्सेप्टेंस कौन देगा ऑफर के ऊपर, एक्सेप्टेंस पे, मतलब ऑफर पे एक्सेप्टेंस देगा बी। बी ने एक्सेप्ट कर लिया ऑफर। जब ऑफर और एक्सेप्टेंस मिलते हैं तो क्या बनता है, अग्रीमेंट बनता है। दिस ऑफर आफ्टर एक्सेप्टेंस बिकम्स अ प्रॉमिस एंड द प्रॉमिस क्या है कि अग्रीमेंट है बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, अब सी
सेक्शन नंबर 2B क्या कहता है? 2B डिफाइन करता है प्रॉमिस को. प्रॉमिस क्या है? अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस. एंड अग्रीमेंट क्या है? एक्सेप्टेड प्रपोजल. ठीक है, प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो गया तब बनता है अग्रीमेंट. और अग्रीमेंट क्या है? एक्सेप्टेड प्रपोजल जी. ठीक है, आपको ना ये लर्न करना इंपॉर्टेंट है. लाइक ये दोनों आने चाहिए. इनकी डेफिनेशंस भी इंपॉर्टेंट है एंड ये आपको ऐसे बनाना भी आना चाहिए. ठीक है, आप ऐसे बना के आ सकते हो. पहले लिखोगे डेफिनेशन. अगर बाई चांस आता है डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट, पहले लिखोगे डेफिनेशन फिर बना देना ऐसे. ठीक है, बॉक्स टाइप सा. अब नेक्स्ट, further there must be consensus and idiom, that is identity of minds. It signifies that parties are agreed upon the same thing in the same sense. ठीक है, accordingly an agreement is said to be formed between two or more parties only when their minds coincide or when they are at idiom. मतलब कि when they agree upon the same thing in the same sense. ठीक है, अब देखो मतलब क्या होता है. दो पार्टीज हैं. ठीक है, इन दोनों ने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करी. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है ना कि मेरे पास एक है टार्जन नाम की एक कार है और एक डॉग भी है टार्जन नाम का. ठीक है, दोनों मेरे पास है इसी नाम के. ठीक है, हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गए ये बोल के कि मेरे को टार्जन को सेल करना है. ठीक है, मैं चाह रही हूँ कार को सेल करना, वो सोच रहा है डॉग के लिए. ठीक है, मतलब हम दोनों जो पार्टीज हैं उन दोनों के अंदर क्या है? सेम थिंग इन सेम सेंस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा. मैं सोच रही हूँ कार सेल करने का, वो सोच रहा है डॉग परचेज करने का. इसका मतलब क्या हुआ? ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही नहीं होगा. क्योंकि क्या हो रहा है? किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में हम कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं रहे हैं. ठीक है, मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं है. सिंपल सा मतलब ये होता है. अगर आप दोनों कोई भी दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही हैं उनकी मीटिंग ऑफ माइंड्स होना बहुत ज़रूरी है. मतलब कि दोनों पार्टीज को सेम चीज़ के बारे में सोचना चाहिए और सेम चीज़ के बारे में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहिए. ठीक है, तभी बोलेंगे मीटिंग ऑफ माइंड्स या कंसेंसस एट इडियम. ठीक है गाइस, ये वर्ड्स भी बड़े इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आ जाते हैं. तो अगर क्वेश्चन में आ गया इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव कंसेंसस एट इडियम. एक्सप्लेन, आपको पता होना चाहिए मतलब क्या होता है कंसेंसस एट इडियम का. एंड ठीक है इसका. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट थिंग. एन अग्रीमेंट मे बी ओरल और इन राइटिंग और इट मे बी इम्प्लाइड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज. इसका मतलब क्या हुआ? ओरल मतलब क्या हुआ? मैंने ओरली कॉन्ट्रैक्ट कर लिया. ठीक है, आई विल सेल यू दिस कैलकुलेटर फॉर ₹200. ठीक है, ओरली कॉन्ट्रैक्ट कर लिया. हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया लिख के, अग्रीमेंट सॉरी हमने अग्रीमेंट कर लिया ओरल या हमने राइटिंग में कर लिया. ठीक है, ओरल मतलब बोल के कर लिया ऐसी, उसने ऑफर दी मैंने एक्सेप्टेंस दी, अग्रीमेंट हो गया हमारा ओरली. सिमिलरली रिटर्न हो सकता है, उसने ऑफर दी मैंने एक्सेप्टेंस दे दी उसके ऊपर, राइटिंग में हो गया. इम्प्लाइड कैसे होगा वो सोचा आपने? इम्प्लाइड मतलब पार्टीज के कंडक्ट से हमारा अग्रीमेंट बन गया. ऐसे कैसे हो सकता है? सी, अगर आप कभी फॉर एग्जांपल खड़े होते हो रेलवे स्टेशन पे, जो कूली होता है उसने वो आया, उसने सामान उठाया, चलना स्टार्ट कर दिया. ठीक है, आपने उसको रोका नहीं. इसका मतलब क्या हुआ है? आपने एक्सेप्ट करी है उसकी सर्विसेज. जब आपने एक्सेप्ट कर ली उसकी सर्विसेज दैट मीन्स आपको उसको पे करना पड़ेगा. ये क्या होता है? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है. दैट इज फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज. ओके, सिमिलरली अगर आप अभी खड़े हो तो रेड लाइट पे वही कोई लोग आए, उन्होंने अपनी कार साफ करनी स्टार्ट कर दी, आपने उनको रोका ही नहीं. इसका मतलब क्या हुआ? आपने उनकी सर्विसेज को एक्सेप्ट कर लिया. अब यू आर एंटर्ड इनटू एन अग्रीमेंट. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. ओके, सेक्शन नंबर 2C क्या कहता है? द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिसर एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिसी. ठीक है, अगर दो पार्टीज हैं ए एंड बी, ए ने प्रपोजल दिया वो क्या होगा? प्रोमिसर होगा. जिसने एक्सेप्ट किया बी ने एक्सेप्ट किया वो क्या होगा? प्रोमिसी होगा. ठीक है, नेक्स्ट होता है लीगल ऑब्लिगेशन. अब इसका मतलब क्या है लीगल ऑब्लिगेशन का? पहले समझ में आ गया. पहला होता है अग्रीमेंट, नेक्स्ट है लीगल ऑब्लिगेशन. अब मैंने क्या बोला था आपको? अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाना है इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है अग्रीमेंट प्लस लीगल ऑब्लिगेशन. ठीक है, अब इसका मतलब क्या है ये देखो.
An agreement to become a contract must give rise to legal obligation. ठीक है, अग्रीमेंट को अगर बनना है कॉन्ट्रैक्ट तो क्या होना चाहिए? एसेंशियल एलिमेंट उसके अंदर, एसेंशियल एलिमेंट होना चाहिए उसमें लीगल ऑब्लिगेशन का। ठीक है, मतलब क्या होता है? देखो बेसिकली ये होता है कि अगर कभी भी दोनों पार्टीज में कोई भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उनके पास एक रेमेडी अवेलेबल है कि वो जा सकते हैं कोर्ट के अंदर उस मैटर को रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अगर वो जा सकते हैं कोर्ट के अंदर, मतलब वो लीगल ऑब्लिगेशन है उस अग्रीमेंट के अंदर, उसको क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। ठीक है, it binds the party to a contract and imposes the necessity of doing or to abstain from doing. डूइंग मतलब कुछ करना, abstain मतलब कुछ ना करना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? देखो अब सोचोगे, देखो करने के लिए समझ में आता है, अग्रीमेंट बनाया कि अगर ए को ये करना है बी के लिए, अग्रीमेंट बन गया। abstain from doing मतलब देखो जैसे कि दो पार्टीज थी, ठीक है, ये दोनों पार्टीज में क्या था ना, एक डांस कंपटीशन हो रहा था। ठीक है, अब क्या हुआ, डांस कंपटीशन के लिए दोनों ना बड़े अच्छे डांसर्स थे। ठीक है, अगर ये दोनों ना पार्टिसिपेट करते डांस कंपटीशन में तो एक के चांसेस ऑफ विनिंग जो थे ना वो थोड़े कम हो जाते। तो दोनों ने क्या डिसाइड करा कि हम दोनों ने ये डिसाइड करा कि हम दोनों में से एक ना कोई भी कंसिडरेशन एक्सेप्ट कर लेता है एंड उस डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। ठीक है, मतलब कि ए ने बी को कुछ कंसिडरेशन दी कि वो बी जो है वो डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट ना करे। इसका मतलब क्या हो गया? हमने एक अग्रीमेंट में एंटर करा जो कि अब्सटेन मतलब रोकता है। ठीक है, मतलब कि दूसरी पार्टी को वो रोकता है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से। ठीक है, देखो अग्रीमेंट हमने एंटर करा फॉर डूइंग और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग अ डेफिनेट एक्ट और एक्ट्स। ठीक है, अब इवन अग्रीमेंट does not create a duty enforceable by law, it is not a contract. Obviously, अगर आपको बनाना है कॉन्ट्रैक्ट, इम्पॉर्टेंट क्या है? अग्रीमेंट प्लस लीगल ऑब्लिगेशन। अगर लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है तो वो कैसे बन सकता है कॉन्ट्रैक्ट? ठीक है, इट्स सेल्फ अंडरस्टूड। दस एन अग्रीमेंट इज अ वाइडर टर्म दैन अ कॉन्ट्रैक्ट। ऑब्वियसली देखो अग्रीमेंट में क्या आता है? अग्रीमेंट में सोशल अग्रीमेंट्स भी आते हैं। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट एक पार्ट है, अग्रीमेंट वाइडर है, कॉन्ट्रैक्ट उसका एक पार्ट है। अग्रीमेंट्स बहुत सारे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट क्या बनते हैं? जिनमें सिर्फ लीगल ऑब्लिगेशन होते हैं, खाली वही वाले कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। ठीक है, एन अग्रीमेंट क्रिएटिंग सोशल ऑब्लिगेशंस डज नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। इट्स ऑब्वियसली अगर आप कभी भी सोशल अग्रीमेंट्स में एंटर कर रहे हो, मतलब कि क्या हो रहा है? आपकी इंटेंशन नहीं है लीगल ऑब्लिगेशन में अपने आप को दोनों पार्टीज को बाउंड करने की। जैसे कि अब मतलब क्या होता है सोशल अग्रीमेंट का? देखो ए ने इनवाइट किया बी को डिनर के लिए एंड द इन्विटेशन वॉज एक्सेप्टेड बाय बी। ए ने बी को इनवाइट किया डिनर के लिए, बी ने एक्सेप्ट कर लिया उसका इन्विटेशन। ठीक है, अब ए की एप्लीकेशन क्या है? ए को डिनर रेडी करना है। ठीक है, बी की एप्लीकेशन क्या है? बी को डिनर पे आना है। ठीक है, ये क्या है? सोशल ऑब्लिगेशन है एंड इसके लिए ये दोनों लीगली एनफोर्स नहीं कर सकते ये एग्रीमेंट को। ठीक है, इफ एनी वन ऑफ देम डज नॉट परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ सोशल ऑब्लिगेशन देन अदर कैन नॉट टेक एन एक्शन अगेंस्ट द फॉर्मर। फॉर्मर मतलब पहले वाला, लेटर मतलब दूसरे वाला। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात कही ये है, अगर दोनों एग्रीमेंट में एंटर कर रहे हैं, ठीक है, अब समझो ये वाला ही एग्जाम्पल है। ठीक है, सेम एग्जाम्पल है ये वाला। अब अगर ए ने डिनर रेडी कर दिया और बी डिनर पे नहीं आ पाया, ठीक है, तो ए नहीं जा सकता कोर्ट के पास ये बोलते हुए कि मैंने डिनर रेडी किया था, बी डिनर पे नहीं आया। यू कैन नॉट एनफोर्स दिस अग्रीमेंट बिकॉज इट्स अ सोशल अग्रीमेंट। ठीक है, इन केस ऑफ बिजनेस एग्रीमेंट इट इज यूजली प्रिज्यूम्ड, मतलब माना जाता है दैट पार्टीज इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी दो पार्टीज है बिजनेस अग्रीमेंट में एंटर करती है, ए ने रॉ मटेरियल दिया बी को पे करना है अमाउंट, मतलब ये क्या है? बिजनेस अग्रीमेंट है। तो इसके अंदर ही माना जाता है कि दोनों पार्टीज इंटेंड करती हैं लीगल रिलेशनशिप में एंटर करना। ठीक है, दस ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, जो भी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ऑब्वियसली देखो ये डायग्राम में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है? अग्रीमेंट्स का पार्ट है, मतलब जो जो सारे अग्रीमेंट्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं।
ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स, क्योंकि ये पार्ट है ना, अग्रीमेंट बड़ा है, कॉन्ट्रैक्ट छोटा है, मतलब ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स बिकॉज वी हैव सोशल अग्रीमेंट्स ऑल्सो, ठीक है। On the other hand, all legal obligations are not contracts. Only those legal obligations constitute contract which arise out of agreement. गाइस आपको ना ये वाला पॉइंट समझ में आएगा जब मैं ये वाला टॉपिक कवर करूँगी, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तब तक के लिए लेट्स पुट दिस टॉपिक ऑन होल्ड। कल पहले मैं आपको ये वाला कंप्लीट करा देती हूँ एंड देन वी गेट बैक टू दिस वन, ठीक है। तब तक के लिए गाइस मैंने आपको यहाँ तक कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। डू गिव इट अ रीड, ठीक है। जो नहीं आता समझ में उसको कमेंट सेक्शन में लिखना, आई ट्राई टू रिजॉल्व दैट एंड मेक श्योर आप पूरा चैप्टर रीड कर लो पहली बारी के अंदर, ठीक है। खाली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मत रीड करना, पूरा चैप्टर रीड करना, ठीक है। एंड कल से विल स्टार्ट फ्रॉम हियर ओनली, essential elements of a valid contract. Okay. Till then, keep revising, keep learning. Thank you for watching our videos.